नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपकी घटना चक्र अर्थात 2 सीरीज से हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चन आपके दमदार हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट बना दी गई है आपकी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर आप जाके देख भी सकते हैं। कम से कम आपके 50 से 60 वीडियो आपके बने हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर NH2। ठीक है, कौन है? NH2 है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो NH2 का नया नाम रख दिया गया है NH19। ठीक है, NH19 वर्तमान में इसका नया नाम हो गया, जो कि NH2 पहले गुजरता था, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता था। और यही मार्ग पर जुड़ने के बाद ही आपका जो कि NH7 के नाम से जानते थे, जो कि सबसे लंबा हाईवे था, अब हो गया है NH44, जो कि भारत का सबसे लंबा हाईवे था। ठीक है ना, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ पर आपका NH2 यूपी से गुजरता है और वर्तमान इसका नाम जो हो गया है NH19 हो गया इसका नाम। याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, महाकवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो महाकवि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, अर्थात बी नंबर आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य। देखो सूरदास, ठीक है, सूरदास ने क्या किया था? सूरसागर एवं साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि सूरदास की रचनाएं काफ़ी बार पूछी गई है। सूरसागर एवं साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त की बात किया है, तो प्रथम लोकायुक्त जो कि अधिनियम 1975 में पारित किया गया था, और जिसमें से आपके न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, ठीक है, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, जो कि इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा है वर्तमान में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और हमने यूपी स्पेशल का यहाँ पर पार्ट बना के रख दिया है, आप लगातार उनको देखते रहिएगा। बाद में मत कहिए कि सर आप ये यूपी स्पेशल नहीं पढ़ाया है, प्ले लिस्ट बनी वहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आपकी कब की गई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1963। अर्थात कह सकते हैं कि 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में हुई थी। ठीक है, यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाटक होती हैं आदि परंपराओं के प्रचार प्रसार संवर्धन परीक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो कि कब हुआ था? आपका 1963 में, 13 नवंबर 1963 में। और कहाँ पर है ये? तो आपका लखनऊ में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? तो भाई इनका जिला हुआ बस्ती। कौन सा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, बस्ती जिले में हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में साहित्य, जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान भी मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपके लिए 1 नंबर जरूर लेके ही आता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को इजी हो या आपका कठिन हो, नंबर आपका बराबर ही मिलता है। तो सब चीज़ें पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम टेस्ट को बहुत ही टफ बना दें ताकि आप आंसर भी ना दे पाओ और बाद में बोलो कि सर पता नहीं कैसा प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो एग्जाम में आते ही नहीं है। तो हम वही यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लाते हैं, और यहाँ पर घटना चक्र से उठाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो कि थी कौन? श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू। और इनका कार्यकाल क्या था? 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट हुई थी और 2 मार्च 1949 तक थी ये। ठीक है, राज्यपाल थी। और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो हर्षवर्धन से जो इन्होंने कह सकते हैं कि संघर्ष हुआ था या युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय, जो कि
पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के महान राजा थे, ठीक है, और इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से युद्ध किया था, जिसका विवरण पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख जो अभिलेख हुए थे वहाँ पर प्राप्त होता है इनका युद्ध, ठीक है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया? तो कौन सा मुगल बादशाह था उस समय बक्सर के युद्ध? तो पहली बात ये पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, कब? 22 अक्टूबर 1764 को आपका युद्ध हुआ था, और यह हुआ था शाह आलम द्वितीय के शासनकाल, अर्थात बी नंबर हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के पूर्व नवाब थे मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था, ठीक है। किसके नेतृत्व में? तो आपका जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, ये हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था, जो कि अंग्रेज आपके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? हमने कई बार इस क्वेश्चन को बताया भी है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा भी जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने 1866 में कब किया था? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी किया था, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित, अर्थात यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम जो भारत की प्रगति व्यक्ति दर थी वो उसको यहाँ पर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 60 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं हुआ है? सही सुमेलन नहीं हुआ है, तो देखो किसका नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका 60 और 60 का जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी नंबर, अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो आपकी 1908 में नहीं हुई थी, तो ये हुई कब थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? आपकी 1905 में की गई थी। लेकिन इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सही है आपका 1885, अवध किसान सभा 1920, सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1920 आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में वायसराय कौन था? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 61 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि कह सकते हैं कि 1911 में लॉर्ड वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय, और ब्रिटिश सम्राट जो इस समय आए हुए थे जॉर्ज पंचम एवं उनकी जो महारानी थी विलियम मेरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जहां पर कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने का निर्णय किया गया था। और 1912 में, ठीक है, कब? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। घोषणा 1911 में की गई थी, बनी कब थी? 1912 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है ना। कथन आपसे कह रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ये आपका सही है। सेकंड कह रहा है, इन्होंने संवाद कौमुदी एवं मीरातुल अखबार का प्रकाशन किया था, ये भी आपका सही है। थर्ड नंबर कह रहा है कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये भी आपका कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ पर कोई ऑप्शन है आपके, तो ऑप्शन आपका दिया गया है 1 2 3, अर्थात डी नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी यहाँ पर 63, और 63 का आपका जवाब क्या हो जाएगा? 63 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात अकबर ने किया था। अकबर ने कब किया था? तो 1582 ईस्वी में किया था, और बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू भी था, आपको याद रखना है, जो कि दीन ए इलाही धर्म के, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो नीति निर्देशक तथ्य कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, अर्थात आपका डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा
आयरलैंड, ठीक है। और जो अनुच्छेद आपका है भाग 1 आपका है भाग 4, और भाग 4 में आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक जो दिए हैं उनका उल्लेख मिलता है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से लिया है, जो कि आयरलैंड से है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो विधानसभा की बात किया है अधिकतम और न्यूनतम, तो 65 का आपका सी नंबर हो जाएगा 500 और 60, अर्थात अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा की 500 और न्यूनतम हो सकती है 60 हो सकती है, ठीक है, 60 हो सकती है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त होती है, अर्थात जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति होते हैं उनकी सेवानिवृत्त की आय होती है वो कितनी होती है, तो बी नंबर हो जाएगा, अर्थात हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र होती है 62 साल, ठीक है, 62 साल होती है। लेकिन 114वां संविधान संशोधन हुआ था लेकिन वो पारित नहीं हुआ है, और जब ये पारित हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा कितना 65 वर्ष, लेकिन अभी वर्तमान में आपकी कितनी है 62 वर्ष ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 67 कह रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की तो ऑप्शन आपका 67 का ए नंबर हो जाएगा 352, ठीक है। 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है और या होने वाली है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 के तहत, ठीक है ना। यहाँ पर 352 तो ये हुआ, और आपका 356 होता है जो राज्यों में जब राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है ना, उस स्थिति में जब मंत्री अर्थात जो मुख्यमंत्री सही से कार्य नहीं करता है तो इनडायरेक्टली आपके राज्यपाल की शक्ति आ जाती है और वो राष्ट्रपति के अंदर कार्य करता है। और 370 अनुच्छेद क्या होता है, तो आपने 370 के बारे में पढ़ा होगा जो कि आपके जम्मू कश्मीर से है। 368 आपका संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है, जो संविधान का संशोधन होता है 368 में होता है। और एक आपका होता है 360 जो अनुच्छेद होता है वो आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, हमने पिछले वीडियो में कमेंट किया था और सही जवाब लगभग बच्चों ने दिया भी था। तो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 68 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर 1993 ईस्वी में होता है, ठीक है, 1993 में आपका हुआ था। और ये डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था अधिनियम। और इसका उद्देश्य है मानव अधिकारियों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा का गठन आदि कार्य किया जा सके। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है, और जो इसकी मैक्सिमम आयु होती है वो आपकी 70 वर्ष होती है। याद रखना कि इसकी जो मैक्सिमम आयु होती है 70 होती है, वैसे तो आपको सभी 65 मिलते हैं, लेकिन इस समय जो आपके है वो 70 वर्ष, जो भी पहले अगर हो जाए 5 वर्ष कार्यकाल, ये 70 तो आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया था, दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 69 का आपका बी नंबर हो जाएगा 3 नवंबर 2017, 3 नवंबर 2017 का जो कि दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था। ये क्यों किया गया था, तो डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है, छात्रवृत्ति योजना है। 70 नंबर आपसे कह रहा है, 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर का पद ग्रहण किया था, तो 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन बने थे, तो आपके यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो 70 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात शक्तिकांत, ठीक है, डी नंबर आपका शक्तिकांत बने थे, जो कि कह सकते हैं कि एक आपकी 25वें आपके गवर्नर थे, ठीक है, 25वें गवर्नर आपके ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी, 71 का जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर 1976, ठीक है, 1976 का आपका हुआ था। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो धारा 8 के तहत अधिनियम 1966 के तहत किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1976 को। 5 अक्टूबर 1976 को उत्तर प्रदेश राज्य प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 72 नंबर,
निम्नलिखित में से जनगणना 2011 की हुई थी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या जो आपकी है वो कहाँ पर है? सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। और सिक्किम में जो सर्वाधिक है यहाँ पर, और सर्वाधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आपकी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 73 नंबर, पुस्तक का नाम है आपका बेशरम की लेखिका कौन है? बेशरम पुस्तक की लेखिका कौन हो जाएंगी? 73 का बी नंबर है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन की ये एक बेशरम पुस्तक है और ये एक प्रकार की उपन्यास है, याद रखना। ये पुस्तक क्या है? एक प्रकार की उपन्यास है और लेखक तस्लीमा नसरीन है। और इस उपन्यास का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन ने किया है और यह उपन्यास वर्ष 1993 में प्रकाशित लज्जा उपन्यास की उत्तर कथा के बारे में दिया गया है आपके इसमें। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, तो भाई रबी की फसल कौन सी नहीं हो जाएगी? तो देखो गेहूं तो होता ही है, चना भी होता है, सरसों भी होता है, लेकिन कपास में खड़े हो, खड़े मतलब आपका हो जाएगा खरीफ, अर्थात कपास की फसल आपकी नहीं है। जबकि यहाँ पर 3 अन्य आपकी रबी की फसलें होती हैं। रबी की फसल क्या होती हैं? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, लेकिन खरीफ की फसल होती है जून जुलाई में आपकी बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है 75 नंबर, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ज्वार, और ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो होता है वो आपका कौन सा है? ए नंबर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। अर्थात ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादक होता है महाराष्ट्र होता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक, अर्थात कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद जो महाराष्ट्र की बात आता है तो आपका आएगा कर्नाटक, फिर आपका आएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है बीज के लिए? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। और 76 नंबर से हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जहां पर आपके लगभग 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के साथ साथ आपको मिलेंगे। तो आप सेकंड पार्ट जरूर इसका देखिएगा। तो आपको यहां पर कमेंट करके बताना है इस 76 नंबर का कि बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन। काफ़ी विचित्र क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन देखना है कि आप लोग यहाँ पर जवाब क्या देंगे। चारों ही आपके दमदार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और सेकंड पार्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।